This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लास्ट क्लासेस में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने पढ़ा था घातांक के नियम के बारे में। तो वो खत्म हो चुका है। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, जो कि है बहुपद के बारे में। तो इसके भी बिल्कुल बेसिक हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमने, चलो पहले ये देख लेते हैं कैसे आपने पोल सेक्शन में जाना है। जो बच्चे पुराने हैं उन्हें तो अच्छे से मालूम होगा, लेकिन जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि आपने आंसर देना होता है पोल सेक्शन में। उस पोल सेक्शन तक कैसे जाना है, तो अभी आपको अपने फोन पे नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, और नीचे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो नजर आएंगे, जिसमें से आपने जो है वो क्लिक करना है बच्चों एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, जैसे आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपको नजर आ जाएगा 1 पोल एक्टिव। अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जैसे ही मैं कहूंगी कि पोल में आंसर दीजिए, तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है और इस पे भी क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शंस। जो भी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर है, उस पर आपने क्लिक कर देना है और फिर आपने बच्चों वोट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो पोल में आंसर दिए जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बेसिक में, बहुपद में ये हमारे मतलब हमारे काम आएगा। ये बिल्कुल इसका बेसिक है, ये इसकी नींव है, ये आपके काम आएगा। तो वो है आपका अंक गणित व्यंजक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जब भी हमने पीछे क्लासेस ली थी, 1-2 क्लासेस ली थी, पिछले कल से क्लासेस शुरू हुई हैं। आपकी आज थी तो आपकी आज है। जिन बच्चों की क्लास कल हुई थी, तो वो इन टॉपिक में 80% स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत आंसर दे रहे थे, जबकि ये टॉपिक बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही इजी है। फिर भी 80% बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल गलत थे। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर मुझसे अपने डाउट पूछिएगा, लेकिन कोशिश करें कि आपके उत्तर गलत ना हो। ठीक है, आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को फटाफट से, बिना किसी देरी के। पहला हम पढ़ेंगे अंक गणितीय व्यंजक। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। ऐसा गणित या ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें सिर्फ अंक हो, जिसमें सिर्फ संख्याएं हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अंक गणितीय व्यंजक। तो देखते हैं इसकी परिभाषा और फिर इसके उदाहरण। जहां पर संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं होती हैं, उसे हम अंक गणित व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जहां पर आपके पास संख्याएं भी होंगी। संख्याएं मतलब आपको पता है गणित में बहुत सी संख्याएं होती हैं। हमने पिछले उसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। तो जहां पर भी आपको संख्याएं नजर आ रही हो और उनके साथ संक्रिया मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई भाग, ये चीजें भी होती हैं, उसको हम अंक गणित व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये इसकी परिभाषा थी। उदाहरण देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो पहला उदाहरण है 2-5। यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या भी है, ये हमारी संख्या है, 2 और 5 हमारी संख्याएं हैं, और इनके बीच में एक संक्रिया है। तो इस पूरे यहां से यहां तक जो लिखा गया है, इस पूरे को हम कहेंगे कि ये एक अंक गणितीय व्यंजक है। कैसा व्यंजक है? अंक गणितीय, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ अंक है और संक्रिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ये था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे बीच में पूछ लेना। अंक होने चाहिए और संक्रिया होनी चाहिए। अगला उदाहरण देखते हैं। तो 33-7 गुणा 5 जमा 2, ये भी एक अंक गणित व्यंजक है, क्योंकि इसमें भी संख्याएं हैं और संक्रियाएं हैं। संक्रियाएं मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखें तो 225 - 157 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 2 जमा 85, तो ये भी हमारा अंक गणित व्यंजक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे फटाफट से। बस आपने देखना है कि संख्या है और संक्रिया है, तो वो हमारा अंक गणित व्यंजक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बताइए इसका। हाँ जी बेटा। मैम इसमें परिमेय संख्याएं भी इंक्लूड होती हैं? सब कुछ, इसमें सब कुछ होगा। ठीक है, तो सबको मैं उदाहरण अभी दूंगी, उससे पहले आप ये बताएं कि 5 गुणा 4 - 3 जमा 7, क्या ये एक अंक गणित व्यंजक है? यस और नो? यस मैम।
ठीक है, सभी बच्चे बताएं, आप चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये एक अंकगणित व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अंक दिख रहे हैं, अंक 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 दिख रहे हैं, और हमें इसमें संक्रिया दिख रही है, तो इसका मतलब ये एक अंकगणित व्यंजक है। ठीक है, और दूसरा जो भी सवाल पूछा था, बिल्कुल सही आपका सवाल था कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो इसमें सारी संख्याएं आएंगी। इसमें जो है देखिए, मान लो ऐसा होता 5 माइनस 8.1 गुणा 9/8 जमा वर्गमूल 15, यहां तक कि इसमें अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, तब भी इसे हम अंकगणित व्यंजक ही कहेंगे। ठीक है, और डेसिमल भी आ गया, परिमेय संख्या भी आ गई, अपरिमेय संख्या भी आ गई, और माइनस का 10, तो देखिए इसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए, तो इसको हम कहेंगे अंकगणित व्यंजक। तो फिर कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अंकगणित व्यंजक नहीं कह सकते? तो कौन सी वो चीजें होंगी, ध्यान से आप समझिएगा। जब तक इसमें गणित की संख्याएं आ रही हैं, गणित की संख्याएं जब तक इसमें आ रही हैं, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमें सिर्फ गणित की संख्याएं ही नजर आ रही हैं, तब तक तो हम इसको अंकगणित व्यंजक कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसमें कोई भी अल्फाबेट आ जाए, अल्फाबेट मतलब जो आपके इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं ना, जैसे आपने लिखा भी अभी चैट बॉक्स में, बहुत अच्छे अल्फाबेट्स अगर इसमें आ जाएं, जैसे कि ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक एक भी अल्फाबेट अगर आ गया, तो उसको हम अंकगणित व्यंजक नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया होता 5 गुणा 8.1 माइनस बी, तो ये अब ये यहां से यहां तक जो लिखा है, ये अंकगणित व्यंजक होगा या नहीं? यस और नो? फटाफट से बताएं, यहां से यहां तक। नो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये अंकगणित व्यंजक अब नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें अब देखियो कुछ इंग्लिश की टर्म्स आ गई हैं, और ये हमें नहीं चाहिए। अंकगणित मतलब सिर्फ संख्याएं, तो बस इतना इसमें था, बाकी इसमें कोई और इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इतना ही इसमें था कि अगर अंक होंगे, संख्याएं होंगी, और उनके बीच में कुछ ना कुछ संक्रिया होगी, तो अंकगणित व्यंजक होगा। अगर संख्याओं के अलावा अल्फाबेट आपको नजर आ गए, ए बी सी डी, मान लो यहाँ पर आपको जेड नजर आ गया, तो भी अंकगणित व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, फिर करते हैं हम क्वेश्चन पोल सेक्शन में। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं बच्चों, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दो। सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स ऑफ होने वाला है। अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं बच्चों तो रुक जाएं। तो अभी आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बस सिंपल से पूछा गया है इतना ही, कि क्या 9 जमा 3 माइनस 7.5, ये पूरा यहां से यहां तक, क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है? बस इतना ही आपसे पूछा है। अगर ये है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करोगे, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे आपने क्लिक करना है। बस थोड़ी देर में आपको पोल भी नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। जल्दबाजी और लापरवाही में बच्चों गलत ना करें। चलिए अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि पोल में कैसे जाना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब साथ ही साथ अपना हैंड भी रेज, हाथ भी खड़ा करते जाएं, हैंड रेज करें जिन्होंने आंसर दे दिया है। हैंड रेज करने के लिए आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे सबसे, उसके साथ में एक हाथ बना है। ठीक है, विशु, भूमिका, अंजू, अंतिम और ममता चौधरी जी के नाम से जो है वो अपना आंसर दे चुके हैं। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी आंसर दें। हमारी क्लास में अभी 9 10 11 12 13 बच्चे हैं। 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 9 जमा 3 माइनस 7.5, क्या ये एक अंकगणित व्यंजक है? अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और फिर आपने वोट पे भी क्लिक कर देना है। तो अभी तक 6 ही बच्चों ने अपना आंसर दिया है। दीपांशु, अरमान, भवित, ठीक है, भवित ने आंसर दे दिया है। विक्रम, अपना आंसर दे बच्चों।
असलाम खान जी के नाम से जो है आंसर दो। और कपिल, चलिए 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में 14 बच्चे हैं। करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, यस और नो ही इसमें हमने बताना था। तो 10 सेकंड का वेट करते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 11 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 2 बच्चे थोड़ा सा गलत अपना आंसर कर चुके हैं। कोई बात नहीं। तो जी हाँ, ये एक अंक गणितीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ अंक दिख रहे हैं, अंक अंक मतलब संख्या दिख रही है, संख्या संख्या संख्या, और साथ में हमें यहाँ पर दिख रही है संक्रिया, ये प्लस और ये माइनस। तो जिसमें भी संख्या होगी और संक्रियाएं होंगी वो अंक गणित व्यंजक होंगे। कौन से अंक गणित व्यंजक नहीं होंगे? तो अगर कभी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट भी उसमें नजर आने लग जाए तो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है, चैट बॉक्स आपका कर दिया है मैंने ऑफ। निम्नलिखित में से कौन है जो अंक गणित व्यंजक नहीं है, जिसमें संख्या के अलावा आपको कुछ और भी नजर आ रहा है? तो वो अंक गणित व्यंजक नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन में आपको बता देती हूँ फटाफट से। 2-78 गुणा 171 - 7। ठीक है। और अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है 54 गुणा में 2.5 - 3, 2 + 7। और ऑप्शन नंबर सी है 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, 5 - 6 - 17। और ऑप्शन नंबर डी है y +2 - 37 गुणा 2। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो अंक गणित व्यंजक नहीं है। इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में, तो आपको अभी नजर आ जाएगा। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, बिल्कुल सोच समझ के अपना आंसर दें पोल सेक्शन में, क्योंकि मैंने कहा 80% बच्चे गलत इसमें आंसर अपने दे देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बस ध्यान इसमें चाहिए, ज्यादा फोकस आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, बाकी आपको क्वेश्चन फिर इजी लगेंगे। तो देखिए अभी 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और 8 के 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 14 बच्चे, 14 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अपना हैंड फिर से रेज करें जिन्होंने आंसर दिया है, हैंड डाउन करके दोबारा रेज करें। अरमान, अंतिम, भूमिका, दीपांशु, विशु, बाकी बच्चे भी आंसर दे भाई अपना अपना। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। विक्रम, जतिन, कुलदीप यादव जी के नाम से जो है, ममता चौहान जी के नाम से जो है, बेटा अपना आंसर दें। भावित, अपना आंसर दें पोल सेक्शन में। अजय जी के नाम से जो है, बेटा आप भी अपना आंसर दें पोल सेक्शन में। तो चलिए 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दे। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। बताएं अपना आंसर, और एक बच्चा एक ही बार अपना आंसर लिखेगा, बार बार अपना आंसर नहीं लिखना है। जैसे कपिल आपने लिखा था ना ए, तो बेटा ऐसा नहीं करना है, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, सिर्फ एक बार अपना आंसर लिखें। आप एक बार में लिखोगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपने आंसर लिख लिया है। ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये अंक गणित व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हमें क्या दिख गया? y। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है वो y नजर आ गया, और y जो है वो अंक नहीं है। ये तो इंग्लिश का अल्फाबेट है, तो इसको हम अभी के लिए संख्या नहीं मानेंगे, तो ये हमारा अंक गणित व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आगे हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू, जो कि है अचर। तो इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं।
कि अचर और चर क्या है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से बच्चों आना चाहिए, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। अभी इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर कोई भी डाउट होगा तो बीच में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अचर वो होता है जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है। क्या होता है? जिसका मान हमेशा स्थिर रहेगा उसको ही हम अचर कहेंगे। अब ये मान क्या है और स्थिर क्या है? तो देखो, मैंने यहां पर लिखा 2 और 2 के साथ मैंने यहां पर लिखा 3। तो जब भी आप 2 और 3 को साथ में देखोगे तो आप इसे 23 कहोगे, 23 कहोगे, है ना। मैं भी इसे 23 पढ़ूंगी, आप भी इसे 23 पढ़ोगे। आप स्कूल की किताब में इसको देखते हो तब भी इसको 23 पढ़ते हो, हिंदी की किताब में देखते हो तब भी इसको 23 पढ़ते हो, समाज की किताब में देखते हो, एसएसटी की बुक में उसमें भी इसको 23 ही पढ़ते हो। तो 2 और 3 हमेशा 23 ही कहलाया जाएगा। उसी को हम कहते हैं कि इसका मान जो है वो स्थिर रहता है, ये खुद को नहीं बदलता, ये 23 का 23 ही रहेगा। ठीक है, और इसे कहा जाता है अचर। और इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसको नाम दिया जाता है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो खुद को कभी नहीं बदलता, जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में इसका नाम पता है और इंग्लिश में भी आपको इसका नाम याद अगर हो गया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अचर कौन होते हैं। तो अगर 23 का मान स्थिर है तो अगर मैं यहाँ पर 15 लिखूं तो 15 का मान भी तो स्थिर है, इसको भी तो सभी 15 ही पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं माइनस का 10 तो इसका मान भी तो स्थिर है, इसको भी तो सभी माइनस का 10 ही पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2/5 तो इसका मान भी स्थिर हुआ, क्योंकि इसको भी सभी 2/5 ही पढ़ेंगे। वर्गमूल का 12 लिखूं तो इसको सभी वर्गमूल का 12 ही पढ़ेंगे। तो मतलब ये सारे के सारे क्या है? अचर है, स्थिर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं, गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, दशमलव की संख्या हो, बटे वाली संख्या हो, माइनस की हो, यहां तक कि जीरो, जीरो भी क्या है? जीरो भी अचर है, क्योंकि इसका मान भी स्थिर है। इसे भी हम सभी जगह जीरो ही पढ़ेंगे, तो उन्हीं को हम कहते हैं अचर। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आप इसको जानना चाहें तो लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, अचर का मतलब कांस्टेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चर के बारे में आपने बताया है, वेरिएबल के बारे में, ठीक है, लेकिन अभी कांस्टेंट के बारे में भी ध्यान से देखें। तो अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो गणित की सभी संख्याएं। ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे जरूर लिखें, पोल में जब आप आंसर दोगे तो आपकी हेल्प इससे थोड़ी बहुत हो जाएगी कि गणित की सभी संख्याएं। या कभी भी पोल में नहीं है, जब आप इसको पढ़ोगे बहुपद में तब भी आपको हेल्प ये करेगा कि जितनी भी गणित की संख्याएं होती हैं वो सभी अचर कहलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि सभी का मान स्थिर है। तो फिर कौन है जिसको हम अचर नहीं कहेंगे, जिसका मान स्थिर नहीं होता? तो वो हमारे फिर से वही आते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम अचर या फिर कांस्टेंट नहीं कहते। हाँ, ABC हो गया, ABCDEF से लेकर के जो भी पूरी अल्फाबेट मैं नहीं लिखूंगी, से लेकर के XYZ तक, A to Z जितने भी आपके अल्फाबेट हैं उनको हम अचर नहीं कहते, अचर नहीं है। तो इनको हम क्या कहते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपका बस इतना जानना जरूरी है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को हम अचर नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आपने अपने मैथ्स की किताब में देखा होगा, गणित की बात ही हम करते हैं यहाँ पर, कि मान लीजिए आपके प्रश्न नंबर 1 में आपने x की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली? आपने x की वैल्यू निकाली। पहले प्रश्न में x की वैल्यू आई 5। अब जब आपने दूसरे प्रश्न में अपनी x का मान ज्ञात करते हो तो क्या दूसरे प्रश्न में भी x का मान 5 ही आता है? क्या तीसरे प्रश्न में भी x का मान 5 ही आता है? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अगर पहले प्रश्न में इसका मान 5 है तो दूसरे प्रश्न में इसका मान कुछ और आएगा, क्या पता इसका मान 15 आ जाए, है ना। अगले प्रश्न में क्या पता इसका मान 60 आ जाए। तो x के पीछे संख्या तो छुपी है, लेकिन एग्जैक्ट कौन छुपा है वो हमें नहीं पता। इसका मान स्थिर नहीं होता, ये खुद को बदलता रहता है। किसके अनुसार बदलता है? प्रश्न के अनुसार। जैसा आपके सामने प्रश्न आएगा वैसे ही आपकी XYZ की वैल्यू आती है। मतलब इनको इसलिए हम अचर नहीं कहते, क्योंकि इनकी जो मान है, इनकी जो वैल्यू है वो कभी भी कहीं भी बदल सकती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इनको हम अचर नहीं कहते। ठीक है,
तो अभी आपको अगर ये समझ आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने बताना है, मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पर लिखूंगी, आपने बताना है उनमें से अचर कौन कौन होंगे। ये कॉमा है, चलिए इसमें बताइए कि अचर कौन कौन है। मैम 90, 80, -10। वेरी गुड, 90, 80 और -10, ये यहाँ पर अचर है। और कौन कौन है जो अचर नहीं है? Z, A, B। ठीक है, वेरी गुड, Z, A और B। तो ये Z हमारे पास अचर नहीं होगा, A भी हमारे पास अचर नहीं होगा और B भी अचर नहीं होगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा पूछा जाए कि इंग्लिश के अल्फाबेट में पूछा जाए कि क्या ये अचर है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये अचर नहीं है, क्योंकि अचर में कौन आते हैं? अचर में सिर्फ गणित की संख्याएं ही आती हैं और कोई भी नहीं आता। तो यहां से यहां तक अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, तभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई भी डाउट है, एक भी बच्चे का डाउट है, तो मुझसे अभी के अभी पूछे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं क्वेश्चन, तब हम पोल में देखते हैं। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है बच्चों की, क्या वाई अचर है? y जो है वो अचर है। अचर को इंग्लिश में हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये कह रहे हैं कि y की वैल्यू हमेशा एक जैसी ही आएगी, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो हाँ कह दो, अगर ऐसा नहीं है तो ना कह दो। ठीक है, क्या y एक अचर है, क्या y एक कांस्टेंट है? इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर दें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। जिसमें से 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। क्लास में हमारे पास अभी हैं 14 बच्चे, 14 में से 8 बच्चे तो अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों ऐसा ना करें, बार बार मैं एक ही बात कहूंगी कि आंसर आपका सही आए गलत आए वो बाद की बात है, पर अगर आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सही गलत तो चलो चलता रहता है, आज सही है कल गलत है, कल गलत आज सही, ऐसा तो होता रहेगा, लेकिन आंसर जरूर दे, आंसर देने से कभी नहीं डरना है। तो अभी 11 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। क्या y एक अचर है, क्या y एक कांस्टेंट है, ये आपका सवाल है। अगर है तो ए पे क्लिक कर दो, अगर नहीं है तो बी पे क्लिक कर दो। तो यहां पर करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके थे, जिसमें से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 बच्चों के आंसर थोड़े से गलत है। कोई बात नहीं, अभी तो ये पहला ही क्वेश्चन है अचर वाला, अगले क्वेश्चन में आप जरूर अपने को इम्प्रूव करें, है ना। तो कोई डाउट है तो पूछें, कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो मुझसे आपने पूछना है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि y एक अचर नहीं है। अचर कौन होते हैं? जिनका मान बिल्कुल स्थिर रहता है, जैसे कि 2, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 2 लिखा गया है, जैसे कि 18, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 18 लिखा गया है। अब y के पीछे क्या लिखा है हमें नहीं पता, इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। बेटा युवराज सिंह के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, ऐसा नहीं करना है, आप अपना आंसर एक ही बार लिखें, ऐसे आपने इतनी बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो y के पीछे कौन छुपा है हमें नहीं पता, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मान प्रश्न के हिसाब से बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक कांस्टेंट अचर नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पोल सेक्शन में ही आने वाला है, इसलिए आपका अभी के लिए चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो आपने बताना है, ये जो आपको यहाँ पर व्यंजक दिख रहा है m जमा 3, 2 चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इसमें से आपने बताना है कि अचर कौन है। ठीक है, अचर मतलब कांस्टेंट कौन है, 2 चीजें हैं, इन दोनों में से कोई एक ही होगा।
तो आपने बताना है कि इन दोनों में से कांस्टेंट कौन है, अचर कौन है। अपने ऑप्शन को डिसाइड कर लें। इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको नजर आने वाला है थोड़ी सी देर में बस। चलिए, कि m जमा 3 में अचर कौन है, कांस्टेंट कौन है, जिसका मान बिल्कुल स्थिर है। वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। कोशिश सभी बच्चे करें। फिर से वही बात मैं कहूंगी, सही गलत बात की बात है, पर आंसर जरूर दें। चलिए, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 बच्चे क्लास में हैं, 4 बच्चे भी रहते हैं। यहाँ पर भी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ज्यादा इसमें देखिए, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, बस देखना है और आंसर देना है ना। तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दे। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें अचर कौन है, तो एम तो अचर नहीं हो सकता, क्योंकि एम के पीछे कौन छुपा है मुझे नहीं पता। ये मुझे दिख रहा है कि 3 है, मैं भी इसको 3 पढ़ूंगी, आप भी इसको 3 पढ़ोगे, सारे इसको 3 ही पढ़ेंगे, तो इसका मतलब 3 इज द राइट आंसर। 3 इसमें अचर है। नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि ये अचर नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो पूरा व्यंजक हो गया ना। व्यंजक में या तो चर होगा या तो अचर होगा, दो चीजें होंगी, इसको तो हम व्यंजक बोलेंगे। तो इसको, ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि पोल में ही आपको आएगा, तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 2y जमा 3z, ये आपका व्यंजक है। इसमें आपने बताना है कि अचर कौन कौन है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। आप देखिए आपको कितने अचर दिख रहे हैं, और उनके नाम भी आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे। तो वहां से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। और पोल का रिजल्ट आपको कल तक मिल जाएगा। वेरी गुड, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और चारों ही बच्चों के आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, देख रही हूँ मैं जो हैंड रेज कर रहे हैं सभी को। हाँ, 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 12 बच्चे। 12 में से 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए, 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। और 3 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2y जमा 3z में अचर कौन कौन है, कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है। तो यहां पर भी करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है इनमें, है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके थे। पोल आपका मैंने अब कर दिया है एंड, और आंसर आप दे सकते हैं चैट बॉक्स में। 10 में से 8 बच्चों के आंसर ठीक थे, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। गलत किसने किया है, सही किसने किया है, इसका पता हमें लगेगा रिजल्ट के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए 2 और 3 ही यहाँ पर कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक आपका आंसर है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी हमने पढ़ा अचर के बारे में। अचर का मतलब जिसमें सिर्फ गणित की संख्याएं ही होंगी,
गणित की संख्याएं। इंग्लिश का इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा, सिर्फ गणित की संख्याएं होंगी। आगे देखते हैं, तो अगला हमारा टॉपिक है चर के बारे में। अभी हमने अचर के बारे में पढ़ा, अब हम चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जिनको अभी तक हम अल्फाबेट अल्फाबेट बोल रहे थे, इंग्लिश के अल्फाबेट बोल रहे थे, अब उनको उनका एक नाम दे दिया गया और वो नाम है चर। संख्याओं को बोला अचर और इन्हें बोला चर। तो इनका मान जो है वो कभी भी स्थिर नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम चर कहते हैं। जो आपके पास चर होते हैं उनका मान कभी भी स्थिर नहीं होता है। तो कैसे स्थिर नहीं होता उसका पता भी हम लगाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं चर। चर को इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। और अगर हम इसके नाम को थोड़ा सा तोड़ें तो वेरिएबल बना है वेरी शब्द से, ठीक है। और वेरी का मतलब होता है बदलते रहना। हर बार जो इनकी वैल्यू होगी वो बदलती रहेगी, हर बार ये बदलते रहेंगे खुद को, ठीक है, बदलते रहना। इसलिए इनको नाम दिया वेरिएबल, क्योंकि ये अपने मान को हमेशा बदलते रहते हैं, कभी कुछ, है ना। देखते हैं कैसे अपने मान को ये बदलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक व्यंजक लिया, मैंने लिखा कि a जमा 5 बराबर है 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पता करनी है, हमने देखना है कि इस a के पीछे कौन छुपा है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू निकालिए तो 10 - 5 आ जाएगा और a यहाँ पर आ जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। ये 5 के बराबर आ गया। अगला देखें तो क्वेश्चन यही सेम रहेगा, a ही है यहाँ पर और जमा इसमें इस बार भी 5 ही हो रहा है, लेकिन अब हमारा आंसर जो है वो 11 आ रहा है, ठीक है। तो अब बताएं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो a बराबर है 11 - 5 और a बराबर है 6। अगला एक और केस ले लेते हैं। तो a जमा 5 बराबर है 12। यहाँ पर a की वैल्यू निकालिए, 12 - 5, a बराबर है 7। तो देखो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तीनों a है। पर तीनों केसेस में हर बार इस a का जो मान है वो अलग अलग आता गया। तो इसका मतलब इसका मान कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये अपने मान को हमेशा बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं चर। चर मतलब वेरिएबल। और अगर दूसरी जगह यहाँ पर हम देखें तो देखो, यहां पर भी 5 था, यहां पर भी 5 था और यहां पर भी 5 ही था। तो 5 का मान स्थिर रहा, कौन अपने आप को बदल रहा था बार बार। तो ये जो a है ये अपने आप को बार बार बदल रहा था, इसकी वैल्यू कभी भी स्थिर नहीं थी, इसका मान कभी भी कांस्टेंट नहीं था, हर बार बदल रहा था। तो इसलिए इनको कहा जाता है चर मतलब वेरिएबल और इनको कहा जाता है अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं इन्हें। तो बस अब इसके देख लेते हैं थोड़े से और एग्जांपल और फिर करते हैं क्वेश्चन दोबारा से पोल में ही, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, जो भी हम इंग्लिश में यूज करते हैं, उनको हम कहेंगे चर, क्योंकि इनके पीछे कौन सी संख्या छुपी है हमें नहीं पता, वो हर बार अपनी मान को बदलते रहते हैं। जैसा कि यहाँ भी लिखा गया है, चर भी संख्या को ही दर्शाता है, होगी तो इसके पीछे कोई ना कोई संख्या ही, लेकिन इसका मान कभी स्थिर नहीं होता। अर्थात एक ही चर में हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। था हमारे पास a ही, पर पहले वो 5 के बराबर आ रहा था, फिर 6 के बराबर, फिर 7 के बराबर। था तो वो a ही, चर तो एक ही था, लेकिन वैल्यू हर बार अलग 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 आ रही थी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं चर, वेरिएबल। आगे देखते हैं। तो देखो चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर का हम यूज करते हैं, अक्षर मतलब वही अल्फाबेट, N L M P X Y Z इत्यादि, इन सभी का हम यूज कर सकते हैं। A B C R S M N इन सभी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं चर। तो अभी फटाफट से एक चीज यहां हम लिख लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस। अचर होता है कांस्टेंट और इसके अंदर जो है वो क्या आती है, तो गणित की संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होंगी गणित की वो सभी अचर की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो बटे वाली हो, चाहे वो दशमलव वाली हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, वो सभी अचर कहलाए जाएंगे। और दूसरा हमारे पास आता है चर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल। तो इसमें संख्याएं, ये अचर कोई नहीं आएगा, इसमें आएंगे तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स। यहां से लेकर के XY
Z। तो बस अगर आपने ये वाली इमेज अपने दिमाग में बना ली तो फिर आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि अचर मतलब संख्या और वेरिएबल मतलब ये सभी इंग्लिश के जो भी जितने भी अल्फाबेट है। ठीक है, तो अभी इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर लिख लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक अब आप मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख के देती हूँ और आप बताएंगे कि कौन क्या है। तो B O 9/6 3.8 वर्गमूल 13। इसमें आप मुझे बताएं कि अचर कौन कौन है। ध्यान से देखें, अचर मैं पूछ रही हूँ। 9/6 3.8 और वर्गमूल वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये है हमारे अचर। ठीक है, और चर कौन कौन है? मैम बी और ओ। बी और ओ। तो बस सिंपल था, ये दो चीजें हमने हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए करते हैं आप कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन में, ताकि आप मुझे पता लग सके कि अभी भी कितने बच्चों को डाउट है और कितने बच्चों का क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन वही सेम सेम से आएंगे, बस तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। ठीक है, तो अभी आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका y है, ये जो आपका y है ये एक चर है। चर है मतलब ये एक वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो बार बार बदलती रहेगी, ऐसा ये कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं। आपने बताना है कि ये सच कह रहे हैं या झूठ, सही कह रहे हैं या गलत। अगर ऐसा है तो हाँ होगा, नहीं है तो ना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मतलब यस, ऑप्शन नंबर बी मतलब नो। तो इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, तो आपको अभी नजर आ जाएगा। चलिए, पोल ऑन हो चुका है, जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। y एक चर है, y एक वेरिएबल है, ये आपकी स्टेटमेंट है। अगर ऐसा है तो y टाइप सॉरी ए पे क्लिक कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो बी पे क्लिक कर दो। क्लास में हमारे पास है 11 बच्चे, 11 में से 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 5 बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो हैंड रेज करो फटाफट से जिसने आंसर दे दिया। अगर आपके हैंड पहले से रेज है तो उसको मतलब डाउन करके फिर से रेज करो। अंतिम, और किसने आंसर दे दिया हैंड डाउन करके फिर से रेज कीजिए। विशु, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अंजू ने आंसर दे दिया है, असलम खान जी के नाम से जो है उन्होंने आंसर दे दिया है। चलिए, तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अशोक कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यस नो ही इसमें आपने देखना था। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। ए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि y एक वेरिएबल है, y एक चर है, क्योंकि y का मान हमेशा बदलता रहेगा। हम नहीं कह सकते कि y के पीछे कौन छुपा है, एग्जैक्ट हम इसका आंसर कभी भी नहीं दे सकते। कभी इसके पीछे 1 होगा तो कभी इसके पीछे 1000 भी हो सकता है। कभी y का मान 15 होगा तो कभी y का मान -8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए ये एक वेरिएबल है, इसका मान स्थिर नहीं है। चलिए, तो करते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। चैट बॉक्स आपका हो चुका है ऑफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने यहां पर बताना है x -7 में चर कौन है। चर मतलब वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कौन है x -7 में। तो मैंने वही कहा, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रिपीट ही हो रहे हैं,
पर फिर भी इनमें फर्क है। चलिए, कौन है जो चर है, वेरिएबल है x-7 में, ये आपने बताना है और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंतिम, अंजू, विशु और शायद असलम खान जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे इसका आंसर होना चाहिए था। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में 11 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे रहते हैं अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं दिया। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए, बताइए x-7 में वेरिएबल कौन है, चर कौन है। तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक्स जो है इसमें वो वेरिएबल है, इसमें चर है। ठीक है, क्योंकि 7 का तो -7 की वैल्यू तो -7 ही है यहाँ पर, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता कि एक्स के पीछे कौन छुपा हुआ है। तो करते हैं एक और सवाल, पोल सेक्शन में ही चैट बॉक्स कर दिया है ऑफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि 2y का स्क्वायर -3z³ मतलब z की घात 3। इसमें आपने बताना है कि चर कौन कौन है। हमने घातों के बारे में नहीं पढ़ा, तो घात को हम उतना यहाँ पर नहीं देखेंगे, जो हमने पढ़ा है बस वही हम देखेंगे। हमने देखना है कि यहाँ पर चर कौन है, चर का मतलब वेरिएबल्स कौन कौन है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, उनके नाम भी आपको ऑप्शन में ही दिख रहे होंगे। अपने ऑप्शन को फटाफट से सिलेक्ट कर लें और उसको आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही फास्ट आप अपना आंसर दे रहे हैं और 5 बच्चों ने आंसर दे भी दिया, जिसमें से 3 तो हमारे अंतिम, अंजू और विशु ही है ना। चलिए, बाकी बच्चे भी बताएं भाई, अपना हैंड रेज किया करो, हैंड डाउन करके दोबारा से रेज किया करो, क्योंकि सभी के हैंड पहले से ही रेज है ना, तो पता नहीं लग पाता कि किस किस ने आंसर दिया है। ठीक है, अशोक कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। तो 5 बच्चों ने आंसर अभी दिया है, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे। चर कौन कौन है, वेरिएबल्स कौन कौन है, क्लास में हमारे पास 11 ही बच्चे हैं, 11 में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9, 10, 11, 3 बच्चे रहते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है प्लीज पोल सेक्शन में जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, 9 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, अपना आंसर आप बता सकते हैं कि कौन वेरिएबल है, कौन चर है। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि y और z यहाँ पर वेरिएबल है, चर है, हमें नहीं पता y और z के पीछे क्या छुपा हुआ है, कौन सी संख्या छुपी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है बीजीय व्यंजक के बारे में, इसको हम अभी पढ़ेंगे और इसी से आपको होमवर्क भी आएगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से सीखें, क्योंकि होमवर्क में आपको यही टॉपिक आएगा। अभी आपको होमवर्क बच्चों ऐसे कल दिन को मिलता था, अब आपको 9:40 पे ही होमवर्क मैं भेज दूंगी, और होमवर्क का तरीका भी चेंज कर दिया गया है। अब आपको होमवर्क के लिए एक लिंक आएगा, कैसे कैसे आपने होमवर्क करना है उसके लिए आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगी अभी ग्रुप में, क्लास खत्म होते ही उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया, बीजीय व्यंजक, ये आपका टॉपिक रहेगा आज के होमवर्क का। जैसे पोल में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको अब होमवर्क में भी क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अभी हमने एक ऐसे ही व्यंजक के बारे में पढ़ा, उसका नाम था अंकगणितीय व्यंजक, है ना।
अंकगणितीय व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो जब तक अंक थी, संख्याएं थी, तब तक हम उसको अंकगणित व्यंजक कहते हैं। जैसे ही हमें मैथ में, गणित में इंग्लिश के अल्फाबेट्स नजर आने लगे, ABC, फिर से वही XYZ, ये सभी जब हमें नजर आने लगते हैं और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो उस गणित को हम बोलते हैं बीज गणित। ठीक है, किस गणित को? जब हम इन चरों को हल करना शुरू कर दें, जब हम इन चरों का मान ज्ञात करना शुरू कर दें, तो उसको हम बीजगणित कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। तो बस वहीं से नाम इसका पड़ा बीजीय व्यंजक। तो देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या इसकी खासियत होती है। तो बीजीय व्यंजक ऐसे व्यंजक होते हैं जिसमें 3 चीजें होंगी। ठीक है, पहली चीज होगी आपका चर, और दूसरी चीज होगी अचर, और तीसरी चीज होगी कि उनके बीच में कोई ना कोई संक्रिया अवश्य होगी, जरूर होगी, या तो वो जमा हो रहे होंगे, या माइनस, या गुणा, या भाग। ठीक है, तो 3 चीजें इसमें होनी चाहिए। चर मतलब वही फिर से ABC इंग्लिश वाले जितने भी आपके हैं वो इसमें होने चाहिए। ठीक है, XYZ सारे। और अचर मतलब सारी की सारी संख्याएं, गणित की सारी संख्याएं भी आपको इसमें नजर आएंगी, और उनके बीच में कोई ना कोई संक्रिया जरूर हो रही होगी। तो उस पूरे व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो देखते हैं इसके उदाहरण। ये इसकी परिभाषा थी, अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। y/5 है हमारे पास। बाकी बच्चों को मेरी आवाज अगर आ रही है तो y टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो बेटा जिन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आपको आवाज थोड़ी सी क्लियर आने लगेगी। ठीक है, जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, तो जब भी आपको बीजीय व्यंजक के बारे में पूछा जाएगा तो अपनी लिस्ट आप तैयार कर लेना, चेक करने के लिए कि उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? चर, अचर और संक्रिया। तो बताइए कि यहां पर चर कौन है? y/5 में चर कौन है? मैम y। y। अचर कौन है? 33 78 2। इसमें इसमें मैम 5। 5। और संक्रिया 5 कौन सी है इनके बीच में? कौन सी संक्रिया है? मैम जमा। प्लस। ठीक है, जमा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये हमने यहाँ पर देखो तीनों चीजें हमें मिल गई, तो इसका मतलब कि हाँ ये एक बीजीय व्यंजक है। अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास है 33Z माइनस 78F जमा 2S। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अभी हम इसमें कौन कौन है। तो इसमें पहले आप मुझे अचर बताएं कि अचर कौन कौन है। मैम ZFS। बेटा ये तो चर है, अचर कौन कौन से हैं? 33 78 25। हाँ, 33। और यहां पर अब इसको आप कहेंगे 78, पर ये सिर्फ 78 नहीं होगा, ये माइनस का 78 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 78 के आगे चिन्ह लगा है ना, तो मतलब ये इसका चिन्ह है, तो इसको आपने कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, इसको हम बोलेंगे माइनस का 78 और 2। चर बताएं कौन कौन से हैं इसमें? इसी वाले इसमें बताएं चर। ZFS। ठीक है, वेरी गुड। ZF और S, ये 3 इसमें चर है। और संक्रियाएं कौन कौन सी? तो पहले माइनस है और बाद में प्लस है। तो देखिए यहाँ पर भी लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 3 चीजें चाहिए थी, मिल गई, तो इसको कहेंगे हम ये बीजीय व्यंजक है। आगे देखते हैं। तो 225y माइनस 157x डिवाइडेड बाय 2x जमा 85। तो बस इसमें भी देख लो कौन चर, कौन अचर, कौन संक्रिया। तो इसमें चर बताइए कौन कौन से हैं? चर, वेरिएबल। Y X। y और x। ठीक है, x यहाँ पर भले ही 2 बार है, लेकिन है तो 2 ही, मतलब है ना, है तो x ही। तो देखो यहाँ पर इस x की वैल्यू, हाँ ठीक है, इनकी सेम भी आ सकती है। आगे बताएं अचर कौन कौन है? 225 माइनस 157। वेरी गुड। माइनस 157, 2 और 85। हाँ, तो देखिए माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना था अच्छे से, जो कि बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला, माइनस का 157। और संक्रिया कौन सी है? तो पहले यहाँ पर माइनस हो रहा है,
फिर डिवाइड, भाग, फिर जमा। तो बस 3 चीजें थी, इसमें सेटिस्फाई हो गई, तो मतलब ये बीजीय व्यंजक होगा। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा ही आएगा कि बताओ ये बीजीय व्यंजक है या नहीं, तो बस अपनी ये लिस्ट तैयार कर लेना। अगर आपको तीनों चीजें मिल गई तो बीजीय व्यंजक होगा, कोई एक इसमें से नहीं मिल पाई तो बीजीय व्यंजक नहीं हो, हाँ बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो बताए क्या 5n जमा 7x माइनस वाई, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? यस और नो? यस मैम। यस, ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि देखो यहाँ पर चर भी है n, x और y, और अचर भी है। बताएं फटाफट से कौन कौन से अचर हैं इसमें। पहला तो 5 है, तीसरा बताइए, तीसरा कौन है? 5, 7, और यहाँ पर भी कुछ तो कुछ होगा। मैम एक। एक, तो फिर क्या आया हमारा तीसरा अचर, एक या -1? -1। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना, -1। चलिए, तो अभी करते हैं क्वेश्चन फिर से पोल में और देखते हैं कोई डाउट अगर रहता है तो वहीं से हमें पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को डाउट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल है, ये पूछ रहे हैं कि क्या x जमा 3 एक बीजीय व्यंजक है, ऐसा ये आपसे पूछ रहे हैं। अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देना। कैसे पता करोगे? लिस्ट लिख लो, चर अचर संक्रिया, मिल गए तो है, नहीं मिले तो नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपने देना है पोल में, अभी आपको नजर आ जाएगा पोल, 2 मिनट का मुझे समय दे। चलिए, ठीक है, 10 बच्चे क्लास में हैं, 10 में से 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी हमने और करने हैं, ताकि ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए और नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू कर पाए। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। अगर x जमा 3 बीजीय व्यंजक है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 8 बच्चों के आंसर आ चुके थे, वेरी गुड, जिसमें से 7 बच्चों के ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। बताएं अपना आंसर चैट बॉक्स में कि क्या ये बीजीय व्यंजक है। यस, ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पोल सेक्शन में ही आएगा। चैट बॉक्स आपका मैंने कर दिया है ऑफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपने बताना है इनमें से कोई एक है जो बीजीय व्यंजक है, 3 ऐसे हैं जो बीजीय व्यंजक नहीं है। तो लिस्ट अपने तैयार रखें। पहला ऑप्शन है 4 जमा 2, दूसरा ऑप्शन है y जमा 1, तीसरा ऑप्शन है 5 - 4, और चौथा ऑप्शन है 3 गुणा में 2। एक इसमें बीजीय व्यंजक है जिसके पास तीनों चीजें दिखेगी, और 3 ऐसे हैं जिनके पास आपको कुछ ना कुछ मिसिंग दिखेगा। तो पोल आपका हो चुका है ओपन, जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। बीजीय व्यंजक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 10 बच्चे क्लास में हैं, 4 बच्चे रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर फटाफट से पोल सेक्शन में दे दें। ठीक है, तो यहां पर भी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि कैलकुलेशन है ही नहीं, बस देखना है और अपना जवाब देना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, और इस बार 8 के 8 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपना आंसर आप दे सकते हैं चैट सेक्शन में भी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है।
तो बस एक और लास्ट क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक का, उसको भी हम कर लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, तो चैट बॉक्स आपका हो चुका है बच्चों ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है कि निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, 2-3/5 गुणा 2, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 45-27 गुणा 2 जमा में 21। तीसरा ऑप्शन है 5-4 गुणा 55/11। और चौथा ऑप्शन है z की घात 3, z की घात 2, z जमा में 1। ठीक है, तो आपने बताना है यहां पर भी कि कौन बीजीय व्यंजक है। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, तो अच्छे से इसे करें और सभी इसका आंसर दें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। नौ बच्चे क्लास में हैं, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में कि कौन इनमें से बीजीय व्यंजक है, जिसमें आपको 3 चीजें अच्छे से नजर आ रही हैं, वही आपका बीजीय व्यंजक होगा। पांच बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 4 बच्चे रहते हैं, तो बच्चों प्लीज अपना आंसर दे दें फटाफट से क्लास एंड होने से पहले पहले। सॉरी, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अपना आंसर आप वहां पर भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। 2 बच्चों ने बी और ए को टिक किया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला टॉपिक भी देख लें एक बार, क्या हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक को बनाना। जब आपको बहुत से कथन दिए जाते हैं कि x में से y जोड़ के उसमें से ये घटाओ ये जमा करो, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 10th में काम आने वाला है। 10th में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनका बेस क्या है, जिनका बेस ये है। अगर आपको ये आ गया तो 10th के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। कोई भी डाउट है आज की क्लास को लेकर के तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।